Hello everyone, this is Dr. Jivesh Yadav. Today topic is revision lecture series सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 16th चैप्टर कर्ण वेद बंध विधि अध्याय। तो यहाँ पे आपका कर्ण का वेधन कैसा करना चाहिए, कर्ण से रिलेटेड बंधन कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्राइटेरिया है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उससे रिलेटेड ये जो है आपका चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो कर्ण वेधन, जो बच्चे का कर्ण वेधन संस्कार है उससे रिलेटेड यहाँ पे वर्णन है। देखो सुश्रुत लिखते हैं कि रक्षा भूषण निमित्तम बालस्य कर्णनो विद्यते। तो बालक का जो कर्ण है उसका वेधन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसका रक्षा और आभूषण मतलब उसकी शोभा दे और उसकी रक्षा करे, ये दो पर्पस बताते हैं। जबकि हम काश्यप में पढ़ेंगे कि धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए कर्ण वेधन जो है वो करना चाहिए। तो दोनों का ये ध्यान रखना कि क्या डिफरेंस है। फिर इन्होंने सुश्रुत ने बताया है कि 6वें या 7वें माह में शुक्ल पक्ष के अंतर्गत अपन तिथि देखेंगे और उस तिथि के अनुसार बच्चे को क्रीड़नक देते हुए यानी कि कोई खिलौना देते हुए उसको वाम हस्त से लेकर मतलब वाम हस्त से कान को पकड़ना है और उसके कर्ण में दैवकृत छिद्र देखना है। दैवकृत छिद्र क्या होता है? तो जिसमें से आदित्य मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो आर पार हो जाती है, वो दैवकृत छिद्र देखना है और उसमें शनैः शनैः दक्षिण हस्त से उसमें वेधन करना है। और वेधन कैसा होना चाहिए? ऋजु होना चाहिए। ऋजु का मतलब होता है सीधा, मतलब पॉइंटेड, बिल्कुल सीधा वेधन उसमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कौन से पक्ष हैं, कौन से महीने हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो देखो अगर तनु सूची लेनी है, अगर बच्चे का जो पाली है वो बहुत छोटी है तो उस कंडीशन में आर्य का आप यूज कर सकते हो। तो इसमें क्राइटेरिया ये है कि अगर मेल का कर्ण वेधन करना है तो मेल का कर्ण वेधन हमेशा राइट साइड का पहले करना है और फीमेल का अगर करना है तो लेफ्ट साइड का पहले करना है। और साथ ही साथ कर्ण वेधन करने के बाद में उसमें पीछू का प्रवेश कराना है। ये क्लियर हो गया कर्ण वेधन किस तरीके से बताया है सुश्रुत ने। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि वांगभट्ट ने कर्ण वेधन सूची बताई है और सूची की लंबाई बताई है उन्होंने 3 अंगुल। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस भी अपन लोगों ने चेक कर लिया। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। अब इसके बाद में कुछ दूसरे आचार्यों का मत बता रखा है, जैसे कि 6वें 7वें मास में तो सुश्रुत ने बताया है और शुक्ल पक्ष बोल दिया, एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया। ठीक है सुश्रुत ने, बट वांगभट्ट ने क्या बोला है? 6वें 7वें और 8वें माह में, मतलब एक 8वां मास जो है वो आपके वांगभट्ट ने ऐड किए हैं कर्ण वेधन के लिए। अब एक जगह ये भी लिखा हुआ आता है वांगभट्ट की तरफ से कि हिम आगमने। ठीक है, तो हिम आगमने मतलब होता है शिशिर ऋतु में आप कर्ण वेधन करा सकते हो। तो आपसे ये पूछा जाए कि कर्ण वेधन के लिए कौन सी ऋतु है, ठीक है, इंडिकेटेड है, तो आपको याद रखना है दैट इज शिशिर ऋतु। इसके बाद में देखो अष्टांग संग्रह ने जो कुमारधार के लक्षण मतलब जो बच्चे को पालते हैं, ठीक है, उनके क्या लक्षण होने चाहिए, ये रेफरेंस ध्यान रखना कि ये जो वर्णन है वो अष्टांग संग्रह में किया गया है। जैसे कि कुमारागार का जो वर्णन है वो चरक में देखने को मिलता है, वैसे कुमारधार का वर्णन वांगभट्ट में देखने को मिलता है। अब ये क्या वर्णन है? तो कुमारधार कैसा होना चाहिए? तो अभियुक्त होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए और बाल चित्तवित्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल चित्तवित्त मतलब बच्चे का जो मन है उसको जानने वाला होना चाहिए कि उसकी क्या इच्छा है। तो ये पूछा जाता है कि ये किसका लक्षण है? तो दैट इज फॉर कुमारधार। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अपने को पहले हमने बता दिया कि कर्ण वेधन कैसे कराना है, कौन से स्टैंडर्ड जो कंडीशन है उसको अपने को फॉलो करना है, कौन से ऋतु में कराना है। ठीक है, ये पहले उन्होंने बता दिया। लेकिन अगर आपने अज्ञ व्यक्ति से अगर जो है कर्ण वेधन करा दिया तो कुछ सिराएं जो हैं उनके वेधन हो जाता है। तो मेनली 3 सिराएं हैं जिनका अगर वेधन हो जाता है तो उपद्रव जो है उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें कौन से उपद्रव किस सिरा के वेधन से उत्पन्न होता है, तो ये क्वेश्चन इसमें जनरेट होता है। उसके लिए ये जो कोड है वो याद रखिए कि आपको जो सिराएं हैं वो भी याद रहे और सिराओं के वेधन से कौन से उपद्रव हो रहे हैं वो भी आपको याद हो जाए। तो ये जो कोड है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पहला लिखा है कली के दास जावे। तो कली के दास जावे से आपको क्या याद रखना है? तो जो कलिका नाम की जो शिरा है उसमें अगर वेधन हो जाता है तो दास जावे, तो द से याद रखना दह, ठीक है, सौ से याद रखना शवथु, ठीक है, ज से याद रखना ज्वर और वे से याद रखना वेदना। तो अगर क्या है, कलिका नाम का जो शिरा है उसमें अगर वेधन हो जाता है तो दह, शोथ, ज्वर तथा वेदना ये मिलकर उत्पन्न होता है। तो ये क्लियर हो गया पहला कोड। फिर उसके बाद नेक्स्ट कोड है आपका मर्म के ग्रंथि जावे। मतलब मर्म क्या नाम की जो शिरा है
तो उसमें क्या है, आपकी ग्रंथि की उत्पत्ति, साथ ही साथ में ज्वर और वेदना की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, मर्मेरिका का जो ट्रिक है वो याद हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको कोड याद रखना है मास को लोहे का। लोहे का मतलब लोहितका नाम की जो सिरा है उसका अगर वेधन हो जाता है तो मास मतलब एम से मन्य स्तंभ, ए से आपका अपतानक, एस से आपका शिरोग्रह और के से आपका कर्णशूल, ये चार जो उपद्रव है वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये तीनों कोड को याद रखना कि कली के दास जावे, मर्म के ग्रंथि जावे और मास्क लोहे का, ये तीन कोड आपको याद रखना है। ये तीन प्रकार के जो सिरे हैं उनके वेधन से उत्पन्न होने वाले जो उपद्रव है वो यहाँ पे क्लियर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पेज को और अपन आते हैं। अब यहाँ पे जब शिरोवेधन कर दिए हैं, ठीक है, जो आपका कर्ण वेधन जब कर दिए हैं तो उसके बाद में क्या करना है, जो आपका कर्ण तैल है, ठीक है, उससे मेनली जो है कि जो आम तैल है उससे परिसेचन करने हैं। वैसे तो आम का तेल का मतलब तिल्ली का कच्चा तेल लिखा हुआ है, लेकिन कई जगह आपको सरसों का तेल भी देखने को मिलता है, तो ये बस आपको माइंड में रखना ये चीज को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका तिल्ली का तेल जो है वो आपका आंसर जाएगा। ठीक है, फिर आम तेल का आपने क्या है परिसेचन कर दिया। परिसेचन के बाद में आपने उसमें क्या है मधुघृत का लेप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कपाल चूर्ण का अवचूर्णन करने के विषय में भी निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज आगे लिखा हुआ है लेकिन मैंने इसको यहीं पे बता दिया कि सबसे पहले आम तेल से परिसेचन करो, फिर अगर लेपन करना है तो मधुघृत का लेप कर सकते हो, अवचूर्णन करना है तो कपाल चूर्ण का अवचूर्णन करना है। अब इसके बाद में अगर कोई उपद्रव नहीं होते हैं तो क्या होता है, जो कर्ण की पाली होता है उसे बढ़ाना होता है। तो कर्ण की पाली से बढ़ाने वाली जो चीजें हैं वो आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। अब बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, कर्ण की संधान की विधियां लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी विधियां हैं, उसमें कैसे कैसे कार्य किए जाएंगे, उसमें कितने टाइप्स होते हैं, कौन सी विधि किसमें यूज की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5-10 कर्ण बंधन की विधि यहाँ पे बता रखी है। तो ये ध्यान रखना कि 15 जो है वो कर्ण संधान की विधियां होती है। सबसे पहली विधि है नेमि संधानक, उत्पल भेदक, वल्लूरक, असंगी और गंडकर्ण। तो इतनी तो आपको याद ही रखना है। तो इसमें जो विधियां हैं, ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे आगे, मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें से जो 10 कर्ण बंधन होते हैं वो आपके साध्य होते हैं और बाकी के जो 5 होते हैं वो असाध्य होते हैं। तो ये जो आपका नेमि संधानक है, उत्पल भेदक है, एक्सेट्रा है, ठीक है, ये जो 15 टाइप बताए हैं वो क्या है, कर्ण संधान के विधि बता रखे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी चीजों को याद रखना है, जैसे कि इसमें से 15 में से 10 जो है आपके साध्य है, ठीक है, 5 असाध्य है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या है, कर्ण संधान कर रहे हैं, मतलब जब सिरा वेदन कर रहे हैं उस दौरान जो है आपका कर्ण कट के अलग हो गया, या फिर किसी आघात के कारण जो कर्ण जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो उस तरीके की जो कंडीशन आती है तो उसमें अपन जो है संधान कैसे करेंगे, तो वो संधान की विधियां आचार्य सुश्रुत यहाँ पे बता रहे हैं। टोटल संख्या में 15 हैं, जिसमें से 10 साध्य है और 5 असाध्य है। अब आते हैं अपन एक एक विधि को पढ़ेंगे। तो देखो, पृथुल आयत सम उभय पाली नेमि संधानक। जब कर्ण की पाली पृथु है, आयत है, सम, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब PAM एन, ये याद रखो। तो पृथु आयत वाली जब लाइन आती है तो वहां पे आपका नेमि संधानक जो बंध है वो बांधा जाता है। फिर VAU, वाउ से याद रखना कि वृत्त और आयत वाले कंडीशन में क्राइटेरिया आएगा या कोटेशन आएगा, तो वहां पे उत्पल भेदक बंध बांधा जाता है। फिर हस्व वृत्त सम उभय पाली, मतलब दोनों तरफ से छोटी लेकिन बराबर है, तो इस तरीके की जो पाली होती है उस पे वल्लूरक जो बंध जो है वो बांधा जाता है। तो हृष्व वल्लरू ऐसे भी आप याद रख सकते हो। फिर देखो, अ से आपका आसंगिम होता है और अ से आपका लाइन स्टार्ट हो रहा है अभ्यंतर की, पाली अगर दीर्घ है तो उसमें असंगिम बंध जो है बांधा जाएगा। फिर अगर बाह्य की पाली दीर्घ है तो उसमें गंड कर्ण बंधन बांधा जाएगा। फिर उसके बाद में पाली है ही नहीं, मतलब पाली जो है कट के अलग हो गई है, मतलब अपाली उभय, मतलब दोनों तरफ से पाली नहीं है, तो उसमें आहार्य, अपाली से आहार्य है, अभ्यंतर से आसंगिम है। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखा जाता है क्षीण पुत्रिक, मतलब बहुत छोटा सा, पुत्रिका मतलब बहुत छोटी सी सूक्ष्म जो है बच गई है, तो उसमें निर्वेधिम बंध बांधा जाता है। स्थूल अणु सम विषम, मतलब जब विषम वर्ड आ जाएगा तो कौन सा बंध बांधा जाएगा, तो व्यायोजिम। तो मैं बस आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कौन सा कोटेशन आ जाए तो आपको किस तरीके से कौन सा बंधन बांधना है, तो आपको छोटे छोटे अक्षरों से उसको मेमोराइज करके इस प्रकार से याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है, देखो, अभ्यंतर दीर्घ पाली, इतर अल्प पाली, मतलब जब आप अभ्यंतर का
पाली जो है या दूसरी पाली जो है वो अल्प हो, या हम ये भी बोले कि एक पाली भीतर की लंबी हो जाए या बाहर की छोटी हो जाए, तो ऐसी जो कंडीशन होती है ना, तो उसमें अपन क्या करते हैं, कपाट लगा करके बंद कर देते हैं। तो कपाट संदिग्ध बंध उसमें बांधा जाता है। और अगर बाह्य दीर्घ पाली इतर अल्प अर्ध कपाट संधि का, इसका जस्ट वाइस वर्सा, मतलब बाहरी पाली दीर्घ हो और भीतर की पाली अल्प हो, तो उसमें कैसा करते हैं, तो अर्ध कपाट संधिक बांधे हैं। ठीक है, तो देखो जब बाहर की पाली बहुत बड़ी हो जाएगी ना, अपन इसको नॉर्मल वो क्राइटेरिया से पढ़ते हैं, मतलब अंदर की पाली तो छोटी है और बाहर की पाली क्या है, दीर्घ हो गई है, तो जब हम बांधेंगे तो दोनों का हाफ हाफ पार्ट जो है यूज में लेना पड़ेगा ना, तो ये हो गया अर्ध कपाट संधिक। और जब अंदर की पाली बड़ी है और बाहर की पाली छोटी है, तो उसमें क्या है, पूरा जो कपाट है वो आपका जो है लेना पड़ेगा, तो इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण कपाट संधिक। तो ऐसे करके याद रखना कि दो प्रकार के कपाट संधिक, तो जब जो बाह्य पाली है वो दीर्घ है तो उसमें अर्ध कपाट संधिक बंध बांधा जाता है, और अंदर की पाली जो है वो दीर्घ है तो उसमें कपाट संधिक बंध बांधा जाता है। वापस से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देने वाले टॉपिक है, कंफ्यूजिंग भी है, पर वापस एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। PAN यानी कि पृथु आयत वाली अगर लाइन आती है तो नेमिक संधानक बंध बांधने हैं। फिर वाउ वृत्त आयत वाली अगर लाइन आती है तो उसमें उत्पल भेदक बंध बांधने हैं। फिर हर्ष वाली जो लाइन है तो उसमें अपने को क्या बांधना है, वल्लूरक बांधने हैं। फिर अभ्यंतर दीर्घ पाली वाली अगर लाइन है, असंगीम बांधना है, अभ्यंतर असंगीम, लेकिन अपाली तो आहार्य बंध बांधने हैं। बाह्य की पाली दीर्घ है तो गंडकर्ण बांधना है। क्षीण पुत्रिक में निर्वेधिम बंध बांधना है। विषम वर्ड आते ही व्याव्योजिम बंध बांधना है। फिर दो कंडीशन होते हैं हमारे पास, एक तो बाहर की पाली बड़ी हो, एक तो आपका अंदर की पाली बड़ी हो। तो बाहर की पाली अगर बड़ी है तो अपन अर्ध कपाट बांधेंगे, और अंदर की पाली अगर बड़ी है तो पूरा कपाट लगा देंगे। तो ये जो ध्यान हो गए 10 जो साध्य कर्ण संधि बंधन थे वो। अब अपन नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं, तो अब देखते हैं अपन असाध्य कर्ण बंधन जो कर्ण संधि बंधन है वो। तो इनकी संख्या कितनी बताई थी हमने, 5। ठीक है, जो असाध्य कर्ण संधि बंधन है वो कौन कौन से हैं, तो इनकी संख्या है 5। इनमें से 5 जो होते हैं वो असाध्य होते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या बता रखे हैं, जैसे कि शुष्क सस्कुली अगर हो गई है तो उसमें क्या करते हैं, संक्षिप्त करते हैं। तो जो वो सूख गए हैं उसमें तो संक्षिप्त ही बांधेंगे, तो शुष्क सस्कुली में क्या है, संक्षिप्त बांधा जाता है। ठीक है, फिर अनअधिष्ठित क्षीण पाली अनअधिष्ठित क्षीण मास में मेनली हीन कर्ण बांधा जाता है। तो ये ध्यान रखना, क्षीण में हीन करते हैं, तो क्षीण मास में हीन कर्ण बंधन बांध देते हैं। फिर वो लगे है तनु विषम, तो पहले विषम वर्ड आया था तो हमने व्यायोजिम पढ़ा था, इसमें विषम वाली जो लाइन है वो वर्णली कर्ण के लिए आती है। अगर ग्रथित हो गया तो इसको ऐसे याद रखना, यष्टि घृष्टि, तो ग्रथित अगर मास है वहां पे क्या है, जो घृष्टि कर्ण बंधन है वो, सॉरी यष्टि जो कर्ण बंधन है वो बांधा जाता है। और मांस बिल्कुल है ही नहीं तो क्या है, कौवे जो है मांस खा जाते हैं, तो निर्मांस के कंडीशन में काकोष्ठ बंधन बांधा जाता है। तो शुष्क सस्कुली में संक्षिप्त बांधेंगे। अनअधिष्ठित अपाली क्षीण हीन, क्षीण को हीन से रिलेट करेंगे। विषम को वल्लीकरण है ही नहीं तो क्या है, कौवे जो है मांस खा जाते हैं, तो निर्मांस के कंडीशन में काकोष्ठ बंधन बांधा जाता है। तो शुष्क सस्कुली में संक्षिप्त बांधेंगे। अनअधिष्ठित अपाली क्षीण हीन, क्षीण को हीन से रिलेट करेंगे। विषम को वल्लीकरण कर्ण से रिलेट करेंगे। ग्रथित को यष्टि से रिलेट करेंगे। निर्मांस मतलब मांस खा गया कौन, कौवा, तो उसको काकोष्ठक से रिलेट करेंगे। तो ये जो 5 कर्ण संधान की विधियां थी ये होती है असाध्य। इसको आप इस कोड से भी याद रख सकते हो, यष्टि काकहीन संक्षेप वल्ले। क्या बोला मैंने, यष्टि काकहीन संक्षेप वल्ले। ये जो पांच है आपका, यष्टिकर्ण, काकोष्ठक, हीन, संक्षिप्त और वल्ली, ये जो 5 है वो टाइप है जो असाध्य है। ठीक है, तो इस ट्रिक से इसे याद रखना है। तो ये 15 प्रकार की कर्ण संधान की जो विधियां हैं वो क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ते हुए अपन नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। तो देखो बाहर की कर्णपाली और भीतर की क्या है, मतलब यहाँ पे बाहर की कर्णपाली लंबी हो तो भीतर की ओर अनुसंधान करना चाहिए उस कंडीशन में, और अगर भीतर की कर्णपाली लंबी हो तो बाहर की ओर संधान करना चाहिए। बस ये ध्यान रखना, जहाँ पे लंबी है पाली वहाँ पे संधान नहीं किया जाता है, जो छोटी पाली है उसी का ही संधान किया जाता है।
जो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो लंबी पाली है उसका संधान नहीं करेंगे, जो छोटी पाली रहेगा उसकी ओर संधान किया जाता है। तो यहाँ पे अगर बाहर की जो कर्णपाली है वो लंबी है तो अपन क्या है अभ्यंतर जो है संधान कर देंगे, और अगर भीतर की लंबी हो तो अपन बाहर संधान कर देंगे। इतना सा आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पे एक प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड रेफरेंस आया है। ये पूछा जाता है कि सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड रेफरेंस कहाँ पे मिलते हैं। तो ये 16वें अध्याय में देखने को मिलता है। उन्होंने बताया है कि अगर पाली बिल्कुल छिन्न हो गई है तो अपन क्या करेंगे, गंड प्रदेश यानी कि कपोल स्थल से कुछ मांस का टुकड़ा लेंगे और उसको कर्णपाली बना देंगे। तो ये जो है रेक्सोप्लास्टिक ऑपरेशन की चर्चा यहाँ पे की गई है। तो ये जो है प्लास्टिक सर्जरी से जो है रेफरेंस आया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम कभी भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं, पेशेंट को सूरामंड, शीर मुद्गम, धान्य अम्ल या कपाल चूर्ण एक्सेट्रा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये चारों चीजें हैं ना, इनके नाम आपको याद रखने हैं। उनको दे करके पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया गया है करके, ठीक है, मतलब किसी और को डाल देगा और किसका प्रयोग नहीं होता है। तो किसका प्रयोग होता है ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सा नहीं पूछा गया वो भी आप बता पाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोसीजर के अंदर जो है आपको काम आने वाली चीजें हैं, जिसमें सूरामंड है, शीर है, उदक है, धान्य अम्ल है और कपाल चूर्ण है, ठीक है। कैसे कराना है, तो लघु भुक्तवत कराना है पेशेंट को। अब इसमें वात पित्त कफ की दृष्टि में किस चीज का प्रयोग करना है उसको यहाँ पे बता रखे हैं। जैसे कि वात है तो वात में अपन क्या करेंगे, अम्ल रस लेंगे, तो धान्य अम्ल ले लिया, उष्णोदक ले लिया। और अगर पित्त की दृष्टि है तो पित्त में शीतल चीजें लेंगे। और अगर श्लेष्म की दृष्टि है तो उस कंडीशन में अपन क्या लेंगे, जिसमें प्रिजर्वेशन की क्रिया होती है, जिसमें मांड बनता है, सूरा एक्सेट्रा, साथ ही साथ में उष्णोदक का प्रयोग करेंगे। तो अम्ल के साथ में उष्णोदक वात में बता रखा है, सूरामंड के साथ में उष्णोदक श्लेष्म में बता रखा है और शीतोदक पित्त दुष्टि में बता रखा है, ठीक है। और लास्ट में देखो कपाल चूर्ण के अवचूर्णन के लिए यहाँ पे बता रखा है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर है जो हमें यहाँ पे कर्ण संधान के केस में ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखो, अगर कर्ण संधान के पश्चात जो व्यक्ति है वो त्याज्य जो भी विषय है उनका अगर पालन नहीं करता है तो उस कंडीशन में उसके शरीर में क्या है, उपद्रव इकट्ठा हो जाते हैं। तो उपद्रव के विषय में तो बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए कौन कौन से ताज्य विषय बता रखे हैं उसको अपन देख लेते हैं। तो जैसे कि विघटन, तो ये विघटन कोई उपद्रव नहीं है, ये त्याज्य विषय है कि कर्ण को बजाना नहीं चाहिए, घट्टन नहीं करना चाहिए। दीवा स्वप्न व्यायाम, अति भोजन, व्यवाय, अग्नि संतापम और वाक श्रमम, मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम एक्सेट्रा नहीं करना चाहिए। ये सभी क्या है, आपके वर्जित बताए हैं। तो इसमें क्या है, विघटन पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो है आपके त्याज्य के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में उपद्रव क्या क्या उत्पन्न हो सकते हैं। तो अगर वात की दृष्टि होती है तो एक परिपोट नाम का उपद्रव उत्पन्न होते हैं। आगे चल करके हम उपद्रव और देखेंगे। अभी ये ध्यान रखना कि परिपोट नाम का जो उपद्रव है वो वात की दृष्टि के कारण होता है। पित्त की दृष्टि से दह, पाक, राग, वेदना उत्पन्न हो जाती है। और अगर कफ दूषित हो गया तो वहां पे कंडू उत्पन्न हो जाएगा। और अति प्रवृत्तित रक्त है तो वहां पे श्याव और सूजन आ जाएगी। और अगर क्षीण हो गया है पाली, ठीक है, वहां पे बिल्कुल मांस बचा ही नहीं है, तो वो क्या है, वृद्धि को प्राप्त करती नहीं है, मतलब पूरा मांस ही कट गया है तो वो क्या है, वहां पे वृद्धि को प्राप्त करती नहीं है। तो यहाँ पे किसके कारण कौन सी दृष्टि होती है और कौन से उपद्रव है, आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज में कि सुश्रुत ने क्या लिखा है कि 3 रात्रि तक आम तेल से यानी कि कच्चे तिल्ली के तेल से सेचन करना चाहिए। और हर 3-3 दिन के पश्चात जो उनका जो पिच्चू जो है, ठीक है, उसको परिवर्तित करते रहना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो 3-3 दिन पे उन्होंने क्या है, पिच्चू चेंज करने के लिए बताया और 3 दिन के पश्चात जो है परिसेचन करने के लिए भी बताया। अब ये जो हमने पहले पढ़ा था कि परिपोट जो वात के कारण उपद्रव उत्पन्न हो रहा था, वो आपको कर्णपालिगत रोग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, जो कि आगे 5 प्रकार के बताए जाएंगे। और अभी अपन क्या है, कर्णपाली के उपद्रव पढ़ेंगे जो संख्या में 10 होते हैं। कई बार आपको ये पूछा जाता है कर्णपाली के उपद्रव, ठीक है, तो आप जो है आंसर 5 करके आते हो, जबकि कर्णपालिगत जो रोग है, ठीक है, जो परिपोट जो आपको बताएगा वो 5 है, जबकि आपका कर्णपाली उपद्रव की संख्या 10 है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। सबसे पहले अगर पेशेंट को अपन लेते हैं तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, अब इसमें अब कर्ण को बढ़ाना है। तो अपन लोगों ने क्या है अभी जो है प्लास्टिक सर्जरी की, ठीक है, अब अपन उसको क्या है वर्धन करेंगे। तो वर्धन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, स्वेदन कर्म करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसीजर स्वेदन कर लिया, फिर तेल लगा करके मर्दन करेंगे, मतलब सेकंड स्नेहन कर लिया,
शतावरी, अश्वगंधा, शीरकाकोली, जो सुगंधित जो औषधियाँ हैं उनसे बढ़ाने का क्या है अपन उपाय करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन जो है उदावर्तन करेंगे, अभ्यंग वगैरह करेंगे। तो तीसरा अपन लोगों ने क्या है उदावर्तन कर लिया और चौथा अपन लोगों ने अभ्यंग कर लिया। ठीक है, फिर भी क्या है आपका कर्ण का वर्धन नहीं हुआ था। तो पहला प्रोसीजर हमने स्वेदन करके देख लिया, उसके बाद स्नेहन करके देख लिया, उद्वर्तन करके देख लिया, फिर अभ्यंग कर लिया। फिर भी अगर क्या है कर्णपाली नहीं बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या लिखा है, तेसाम उपांगे तु कुर्यात प्रच्छाने मेव तु, मतलब अपांग जो प्रदेश है उसमें हमको क्या है प्रच्छान कर्म करना चाहिए। तो अपन इसको जो है कर्ण के बाह्य प्रदेश में क्या है प्रच्छान नहीं करना है, क्योंकि वहां पे अगर जो सिराएं हैं उनका अगर छेदन हो गया तो उस कंडीशन में क्या है आंत्र या आपका जो है दृष्टिनाश या अंधत्य हो सकता है। तो अपने को कहाँ पे प्रच्छान करना है, अपांग प्रदेश में। तो ये जो है कर्ण वर्धन के लिए जो है वर्धन के लिए आपको जो है क्रम से जो चीजें हैं उनको याद रखना है कि सबसे पहले अपन स्वेदन कराएंगे, फिर स्नेहन कराएंगे, स्नेहन के पश्चात उदावर्तन कराएंगे, उदावर्तन के पश्चात अभ्यंग कराएंगे, फिर एक्सेट्रा जो है अपन करते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका बोला गया है कि कर्णपाली का संधान, यानी कि अगर उसको तुरंत ही जो है बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आम दोष के कारण वो वापस से क्या है शोथ युक्त होकर के वापस से गिर जाती है। तो जैसे ही आपने उसे बांधा है तो उसे तुरंत बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे नहीं करना चाहिए। क्षिप्रमेव विमुच्यते, यानी कि वो क्या है शीघ्र ही क्या है विमोचित हो जाती है, वो टूटकर गिर जाती है अगर आपने क्या है तुरंत ही अगर प्रयास किया। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी के पश्चात उसका वृद्धि करने का। तो ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो कर्णपाली का बंधन करने के लिए, संधान करने के लिए अनेक प्रकार के जो बंधन है वो शास्त्रों में बता रखे हैं। कोई भी एक बंध जो है आप यूज में ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है 15 बंध जो है यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो अमिता जो लिखा आता है ना, तो अमित इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अनेक बंध के लिए बताया जा रहा है। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अमिता मतलब ये जो यहाँ पे अनेक बंधों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसके बाद में अपन आते हैं कि कर्णपाली है उसके ऊपर कौन से दोष के कुपित होने पे किस तरीके के जो सिम्टम्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही कर्णपाली में क्या होता है आपका वायु प्रकुपित होती है तो वहाँ पे स्फोट, स्तब्धता, शोफ ये मेनली होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा ये लगता है कि ये पित्त में आ रहा है तो ये जो है आता आपके वात के अंतर्गत है, इसमें आपका पित्त आंसर नहीं है, वात के अंतर्गत ये सभी चीजें आती है। विस्फोट, स्तब्धता, शोफ के अंतर्गत। दह, स्फोट, जन्म, शोफ, साथ ही साथ पाक हो जाना, ये क्या है पित्त के अंतर्गत आएगा। कंडू हो जाना, गुरुता हो जाना, ये आपका कफ के अंतर्गत आएगा। लेकिन विस्फोट, स्तब्धता, शोफ इस लाइन से कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पित्त में आएगा, पर ये आपको ध्यान रखना है ये वात के अंतर्गत मेनली आता है, ये आपको यहाँ से क्लियर रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। फिर देखो यहाँ पे उन्होंने क्या है कुछ उपद्रव के नाम दे रखे हैं, जैसे कि उत्पाटक, उत्पुटक, स्याव, कंडू, अवमंथा, जम्बूल। तो इनके जो है नाम याद करके आप जो है छोड़ दो। ठीक है, कि ये जो है 10 जो है कर्णपाली के उपद्रव होते हैं। ठीक है, कि आपका उत्पाटक हो गया, उत्पुटक हो गया, श्याव हो गया, कंडू हो गया, अवमंथक हो गया, ग्रंथि हो गया, जम्बूल हो गया। ठीक है, तो ये जो है 10 आपको नाम याद करके इसको छोड़ देना है। तो इसको मतलब नज़र से ऐसे ऐसे याद थोड़ा सा ध्यान रख करके एक बार रीड आउट कर लो। ठीक है, कि ये उपद्रव के अंतर्गत है, ये कोई रोग वगैरह नहीं है करके। इसके बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे जो है नासा संधान करने के, नासा संधान यानी कि नासा के प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सुश्रुत ने वर्णन किए हैं। तो पहले तो कर्ण के बारे में बता दिया, तो अब क्या है अपन नासा के ऊपर आ गए। इसके बाद में होठ के ऊपर अपन आएंगे। विश्लेषित यथावा नासिका अक्षामी व संधान विधि यथावत। तो अगर किसी का नाक कट गया, ठीक है, तो उसका आप संधान कैसे करोगे उसके विषय में आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे रेफरेंस में बताया है कि उसी प्रमाण का हम जो है गंड पार्श्व से थोड़ा मांस का टुकड़ा लेंगे और उसको नासिका के अग्रभाग से थोड़ा प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये नासा की प्लास्टिक सर्जरी का विधान बता रखा है। ये ध्यान रखना कि 2 एरंडनाल का प्रवेश कराकर नासा का संधान किया जाता है ताकि प्रारवरोध की क्रिया ना हो, यानी कि लेसरेशन जो है ढंग से चलता रहे, मतलब रेस्पिरेशन जो है वो ढंग से चलता रहे। और इसके बाद में इन्होंने क्या है अवपीड़क जो घृत है उसको पिलाने का उल्लेख किया है। तो पीड़क जो घृत है वो क्या होता है, तो इसको आपने नव एक धारणीय जो अध्याय है उसके अंतर्गत पूरा डिटेलिंग से पढ़ा था। ठीक है, तो ये मैंने रेफरेंस आपको बता दिया है, वहां से आप इसको एक बार जो है कंटेंट वगैरह को देख लेना। ठीक है, तो पीड़क घृत का पान करने के लिए बताया है सर्जरी के बाद में। ठीक है, और साथ ही साथ विरेचन करने के लिए बताया है। तो ये पूछा जाता है,
तो मतलब कि आचार्य सुश्रुत ने नासा संधान के बाद में क्या बताया है, तो नासा संधान के बाद में उन्होंने घृतपान तो स्पेसिफिकली और पीड़क जो घृत है उसका पान करने के विषय में बताया है, उसके बाद में विरेचन को बताया है। ये क्लियर हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट पेज को और अपन आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ओष्ठ संधान बताया गया है कि नाड़ी योगम बिना ओष्टम, यानी कि जो है ओष्ठ संधान के विषय में बताया है कि बिना एरंडानाल से, मतलब जैसे अपन लोगों ने नासा में एरंडानाल का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन को एरंडानाल का उपयोग नहीं करना है, सीधा ओष्ठ संधान करना है। तो यहाँ पे जो है आपका प्लास्टिक सर्जरी ओष्ठ की, ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो हमने क्या है प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत आपका जो ईयर का प्लास्टिक सर्जरी कैसा होता है, नोज का कैसे होता है और ओष्ठ का किस प्रकार से होता है, तो इसका जो वर्णन है हमने 16 चैप्टर में देखा। सबसे पहले मैंने क्या टॉपिक क्लियर किया था, तो कर्ण वेधन, तो इसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। फिर अगर कर्ण कट के गिर जाता है तो कर्ण का संधान कैसे करना है। उसके संधान के 15 बंध हमने देखे थे, जिसमें से 10 तो साध्य थे और 5 असाध्य थे। उसके बाद हमने कि 10 जो है आपके उपद्रव देखे कि कौन से उपद्रव होते हैं। फिर कुछ स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं उसमें वात पित्त कफ की दुष्टि के बचाने के लिए क्या करना है, अगर हो जाए तो उसके क्या लक्षण होते हैं। इसके बाद में आपका नोज का सर्जरी कैसे करना है और लास्ट में आपका लिप की सर्जरी कैसे करनी है। ये चैप्टर आपका 16 जो आपका कर्ण वेद्य बंधन विधि जो अध्याय है वो यहाँ पे आपका जो है फिनिश होता है।